So this is gravitation, where the three Kepler's laws have been explained, where the first one is law of orbits, जो कि जैसे कि मैंने बताया ही था, ठीक है। वही चीज़ें बताई गई हैं। लॉ ऑफ एरियाज, लाइन दैट जॉइंट्स, बेसिकली एरियल वेलोसिटी, ठीक है, इज कांस्टेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। सो ये एरिया है, डेल्टा चेंज इन एरिया अपॉन में, मतलब जो भी एरिया उसने कवर किया इन दैट टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट। ये है लॉ ऑफ एरियाज। वहीं जो हमारा तीसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ पीरियड्स, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पे ए दिया है, बेसिकली ए जो है मीन डिस्टेंस है बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया ही कैसे ये प्रूफ हुआ है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म दिया है इसका, दिस इज वेक्टर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ द ग्रेविटेशनल फोर्स F12 ऑन द बॉडी 1 ड्यू टू 2 एंड F21 ऑन द बॉडी आर रिलेटेड दिस। हाँ जी, ये जो चीज़ है ये हमने उसी में पढ़ ली है, क्या कहते हैं, पीछे चैप्टर्स में ही पढ़ी थी, दैट दिस थिंग, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है ना इस पर, ये नेगेटिव है। सो यही चीज़ यहाँ पे डिपिक्ट की गई है, ओके। ग्रेविटेशन कांस्टेंट मैंने बता ही दिया क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू ये रही 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। एक्सेलरेशन ड्यू टू बॉडी, अच्छा ये मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट ड्यू टू एल्टीट्यूड एंड इफेक्ट ड्यू टू डेप्थ। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, एंड फ्रॉम देयर विल मूव टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप स्पीड, वेलोसिटी, जो भी है, और बाकी सब सिलेबस में है नहीं, ठीक है। नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन दिस होल चैप्टर line by line for just a quick reading. Early in our lives, we become aware of the tendency of all material objects to be attracted towards the earth. Anything thrown up falls down towards the earth. Going uphill is lot more tiring than going downhill. Raindrops from the clouds above fall towards the earth, and there are many other such phenomena. इतने से पैराग्राफ में ये समझाया गया है दैट हम पहले भी अपनी लाइफ जो हमारी चल रही है, जैसी भी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, हमने ये चीज़ नोटिस की है कि क्यों हमेशा जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, वेदर द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर वी ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग, लिविंग, और यू कैन से एनीथिंग, नेचुरल फिनोमिना, ये सब चीज़ें क्यों अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। किसी भी चीज़ को ऊपर फेंको तो वापस अर्थ पे आके गिरता है। ऊपर जाना यानी कि पहाड़ पे चढ़ना है या हिल पे चढ़ना ज़्यादा टायरिंग है, या स्टेयर्स पे चढ़ना ज़्यादा टायरिंग है इन कंपैरिजन टू डाउनहिल आना या डाउन स्टेयर्स आना, ओके। रेन ड्रॉप्स जो हैं क्लाउड से हमेशा अर्थ की तरफ ही क्यों फॉल करते हैं, ठीक है। वाई डोंट दे जस्ट रिमेन इन दी स्काई ओनली एंड फ्लाई देयर एंड स्विंग दे ओनली, ऐसा नहीं होता ना, दे फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो वाई इज दिस सो। पहली बात तो चैप्टर पीछे हमने मे बी लॉज ऑफ मोशन, राइट, लॉज ऑफ मोशन में हमने गैलीलियो का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले देखा था। एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन था, जो भी था, ऐसे चैप्टर था मोशन का ही, वेर उन्होंने ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस, ग्रेविटेशन कैसे हुआ इंक्लाइन प्लेन पे, हर एक चीज़ तरीके से बताया, हम एक्सप्लेन किया। तो वही चीज़ कही गई, हिस्टोरिकली इट वॉज the Italian physicist Galileo who recognized the fact that all bodies, irrespective of their masses, are accelerated towards the earth with a constant acceleration. It is said that he made a public demonstration of this fact. To find the truth, he certainly did experiments with bodies rolling down inclined planes and arrived at a value of the acceleration due to gravity which is close to more accurate value obtained later. A seemingly unrelated phenomenon, observation of stars, planets, and their motion, has been the subject of attention in many countries since the earliest of times. Observations
since early times recognized stars which appeared in the sky with positions unchanged year after year. मतलब क्या हम देखते हैं कि जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन, चाहे वेदर उनकी पोजीशन हो, प्लैनेट्स की पोजीशन हो, ये मतलब कैसे इतने ऑर्गेनाइज वे में इस यूनिवर्स में हैं. कोई ना कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना जो उन्हें ऑर्गेनाइज वे में रखने में मदद कर रही है. द मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर द प्लैनेट्स विच सीम टू हैव रेगुलर मोशंस अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्टार्स. जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ तो प्लैनेट्स के बारे में है. ऑब्जेक्ट्स जो हैं प्लैनेट्स हैं जो रेगुलर मोशन करते हैं बैकग्राउंड स्टार्स के अगेंस्ट. द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मॉडल फॉर प्लानिटरी मोशंस प्रपोज्ड बाय Olmy about 2000 years ago was a geocentric model in which all celestial objects, stars, sun and planets all revolve around the earth. यानी कि एक ऐसा ही एक मॉडल जो है शो किया गया था लॉटमी के द्वारा एंड ऑलमी के द्वारा. एंड इन्होंने क्या किया था, बेसिकली सारे प्लैनेट्स जो हैं ना और सब चीज़ें जो हैं रिवॉल्व कर रही थी किसके अराउंड, सारी सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी, वेदर देयर सन, प्लैनेट्स, एवरीथिंग. ठीक है. द ओनली मोशन दैट वाज thought to be possible for celestial objects was motion in a circle. और जो ओनली मोशन सोचा गया था ना अर्थ के चारों ओर घूमने के लिए, सिर्फ सर्कुलर मोशन. ऑब्वियसली पहला मोशन हमें सर्कुलर ही तो याद आएगा. ठीक है. द ओनली मोशन दैट वाज thought to be possible for complicated schemes of motion were put forward by Olmy in order to describe the observed motion of planets. The planets were described as moving in circles, with center of the circles themselves moving in large circles. Similar theories were also advanced by Indian astronomers some 400 years later. However, a more elegant model in which the sun was the center around which the planets revolved, the heliocentric model, was already mentioned by Aryabhatta in his treatise. A thousand years later, a Polish monk named Nicholas. मतलब बेसिकली पूरे इंट्रोडक्शन में हमें यही बताया गया कि इन साइंटिस्ट का भी योगदान है ये बताने में कि ऐसा ऐसा हुआ था. ओके. एंड फाइनली मैं बता देती हूँ क्या हुआ था. his compiled data were analyzed later by his assistants Johannes Kepler कौन है? Let me tell you. Johannes Kepler टाइको ब्राहे के असिस्टेंट हैं. ठीक है. जिन्होंने सब जो भी डेटा टाइको ने दिया था उसको कलेक्ट करके कंपाइल करके इन्होंने एनालाइज किया. एंड एनालाइज करने के बाद इन्होंने क्या किया, इस डेटा में से 3 एलिगेंट लॉज निकाले दैट नाउ गो बाय द नेम ऑफ केपलर्स लॉ, जो अब केपलर के लॉ के नाम से जाने जाते हैं. दीज लॉज वर known to Newton and enabled him to make a great scientific leap in proposing his universal law of gravitation. कहना ये चाह रही है ये बुक कि जो हमारे केपलर हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा एक योगदान दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य किया कह सकते हैं, न्यूटन की मदद की एक तरीके से उनका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लाने में. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं केपलर्स लॉज को. Law of orbits. All planets move in elliptical orbits with the sun situated at one of the foci. ये सब मैं बता चुकी हूँ. Of the ellipse, this law was a deviation from Copernican model which allowed only circular orbits. The ellipse, of which the circle is a special case, is a closed curve which can be drawn very simply as follows. Select 2 points. से तरीका बताए कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें आगे कुछ भी नहीं है. फिर हम लॉ ऑफ एरियाज पढ़ते हैं. ठीक है. The line that joins any planet to the center sweeps equal areas in equal interval of time. This law comes from the observation that planets appear to move slower when they are farther from the sun than when they are nearer. यानी कि जब जो planets होते हैं वो धीरे मूव करते हैं कब, जब वो दूर होते हैं सन के. यहाँ से एक MCQ बन सकता है बहुत ही आराम से. यहाँ से एक MCQ बहुत ही आराम से बन सकता है कि जैसे प्लैनेट्स इतनी दूर होते हैं इतना स्लोअर मूव करते हैं, लार्जर नहीं मूव करते. ठीक है. हाँ मतलब हायर स्पीड में मूव नहीं करते. ठीक है. ड्यू टू क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है ना. नाउ लॉ ऑफ पीरियड्स. एंड ये दिस थिंग इज क्वाइट नेसेसरी. यहाँ पे देखो सन है, ये प्लैनेट है, ये सन है एंड ये इनका एरिया है. ठीक है.
ये फोर्स लग रही है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्लोअर मूव करेंगे, डिस्टेंस पास क्लोज़र होगा तो फास्टर मूव करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स की ओर जब हम बढ़ते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फॉर प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय द प्लैनेट। ठीक है, नाउ तो सेमी मेजर एक्सिस पे 8 प्लैनेट्स का जो है रेवोल्यूशन होता है। एंड फिर नेक्स्ट पेज पे डेटा दिया गया है प्लानिटरी मोशंस का, जो भी मोशंस का जो भी निकला था लॉ ऑफ पीरियड से, ये वही डेटा गिवन है। ठीक है, इसमें सिंपल इतनी बातें हमें रखनी है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, अब तो ये एग्जांपल है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, फिर 2-3 एग्जांपल्स एक साथ ले लेंगे। ठीक है, चलो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फिर से मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। लीजेंड हैज इट दैट ऑब्जर्विंग एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, ये स्टोरी में बता चुकी हूँ। न्यूटन वॉज इंस्पायर्ड टू अराइव एट एन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट लेड टू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन एज वेल एज ऑफ केपलर्स लॉ. Newton's reasoning was that the moon revolving in an orbit of radius rm was subject to a centripetal acceleration due to Earth's gravity of magnitude. ठीक है, where v is the speed of the moon related to the time period t by the relation v is equals to 2 pi rm. ये कैलकुलेशंस जैसे जैसे की थी ना, वो प्रोसेस है पूरा। ठीक है, ऑलरेडी एंड आर एम यही बताया है। यहाँ से मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। इफ़ वी सब्सटीट्यूट दीज नंबर्स इन इक्वेशन 8.3 वी गेट अ वैल्यू ऑफ ए एम मच स्मॉलर दैन द वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ से एक पॉइंट मिलता है कि जो हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर है कि इसकी वैल्यू से एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से। ठीक है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं दिया है सच। अब आगे बढ़ते हैं हम। कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिया है। हाँ जी, नाउ दिस क्लियरली शोज दैट सी, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स गुजर चुके हैं एंड वी सॉल्व these 2 examples. Okay, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, शेल्स की तरह एक्सप्लेन किया गया है किसी भी प्लैनेट के। ठीक है, इतना ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है एंड लेटर ऑन हम मूव करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। जब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे मूव करेंगे, ये मैं बता दी हूँ, ये बार बार रिपीट आ रही है वही चीज़, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द, ये पढ़ते हैं। The earth can be imagined to be a sphere made of a large number of concentric spherical shells with the smallest one at the center and the largest one at its surface. बिल्कुल हम एक ऐसा मॉडल कंसिस्ट कर लेते हैं अर्थ को कि जैसे कि ये अर्थ है एंड अर्थ में ये एक शेल है, ये एक शेल है, ये एक शेल है। ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये अर्थ का आउटर मोस्ट सरफेस है और ये जो इनर मोस्ट शेल है ये इसका सेंटर है। ठीक है, नाउ a point outside the Earth is obviously outside all the shells. Thus, all the shells exert a gravitational force at the point outside just as if their masses are concentrated at their common center according to the result.
The total mass of all the shells combined is just as the mass of the Earth. Hence, at a point outside the Earth, the gravitational force is just as if the entire mass of the Earth is concentrated at its center. For a point inside the Earth, the situation is different. मतलब कि कहा गया है कि अगर मैं बात करूँगी फोर्स की, तो वो फोर्स बिल्कुल अर्थ के मास के इक्वल होगा. कहाँ के फोर्स की? जब मैं फोर्स की बात करूँगी आउटसाइड दी अर्थ, ठीक है, तो जो उसका मास के इक्वल होगा जो कि इनसाइड दी अर्थ है, यानी कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, ये फिगर से, इस फिगर के थ्रू, ओहो, इस फिगर के थ्रू हमें ये चीज़ समझाई गई है. ठीक है, ये ना यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है आगे. ठीक है, तो एट द एंड निकलता ये है कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ उसकी वजह अकॉर्डिंग दिस इज जी इज फोर्स अपॉन में मास विच इज जी एम, सेम मास ऑफ द अर्थ अपॉन में रेडियस का, अर्थ का रेडियस का स्क्वायर. ठीक है, और कैवेंडिश ने ये मेजर किया था अर्थ का वेट. अब बिलो और अबव दी सरफेस समझते हैं. ठीक है, बिलो और अबव दी सरफेस. कंसीडर अ पॉइंट मास m एट अ हाइट h above the surface of the earth. अच्छा, ठीक है, ये जो बिलो और अबव दी सरफेस ऑफ दी अर्थ समझेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे एल्टीट्यूड और क्या कहते हैं दूसरी चीज़, डेप्थ का क्या इफेक्ट होता है अर्थ के सरफेस पे. तो ये मैं करके दिखाऊंगी. सो फॉर दिस लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वीडियो.